हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है 12वीं क्लास के जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं उसमें ये देखा है कि आवेश का जो उत्पन्न प्रभाव हो रहा है वो हो रहा है विद्युत प्रभाव। ठीक है, हमने कभी भी चर्चा नहीं करी कि आवेश अगर चलने लगे तो क्या होगा। हमने माना था कि आवेश रुका हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युतीय जिसको हम कहते हैं, उसका नाम ही यहां से पढ़ा है कि हमने आवेश को रोक रखा है। लेकिन आवेश अगर चलने लगे तो क्या होगा, तो क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब मैंने शुरू किया था, आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था 12th क्लास में, पहले ही लेक्चर मैंने आपको बताया था कि हम धीरे धीरे कहां तक चलेंगे। हम शुरू करेंगे स्थिर विद्युतिकी से, हम धारिता पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे और फिर हम आएंगे चुंबकत्व पे। किस पर आएंगे? चुंबकत्व पे। तो आज वो दिन आ गया है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चुंबकत्व। चुंबकत्व क्यों होता है, क्यों यह प्रभाव उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है आवेश के चलने के कारण। बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया था, जब आवेश रुका हुआ है तो एक ही तरह का क्षेत्र बनता है जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जब आवेश चल रहा है और त्वरित गति नहीं कर रहा है, ठीक है, अपने कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, नियत वेग से चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं, वहां पर दो तरह के प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और तीसरा, जब वो त्वरित गति कर रहा हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी वहां पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चुंबकत्व पर हम पहुंच गए हैं। आपका टॉपिक जो आज का है, जो चैप्टर हम नया स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है चुंबकत्व। हम चार्ज को अब धक्का मार के चलाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम चार्ज को चलाते हैं और शुरू करते हैं चुंबकत्व। समझते हैं क्या हमें इसके बारे में समझना है, क्या हमें पढ़ना है। तो पहले तो लिखो प्यार से चुंबकत्व। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। इसका प्यारा सा नाम है मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे हम इसके बारे में? यहाँ इस टॉपिक में, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? तो इस टॉपिक में हम, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा की है, विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा की है, यहां हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ने वाले हैं हम यहां पर? हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये हम यहां देखने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही होती है मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम किससे दिखाते हैं? इसको हम दिखाते हैं बी से। किससे दिखाते हैं? बी से। क्यों दिखाते हैं बी से? दिखाते हैं भाई, दिखाते, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। हमें जब उसको ई से दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बी से दिखा दिया हमने, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बी के बारे में छोटी छोटी चर्चा कर लेते हैं। बी एक सदिश राशि होती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज समझते जाते हैं और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाते हम जाएंगे। ठीक है, तो बी क्या है? बी एक सदिश राशि है। तो पहला आपको क्या समझ में आ गया? बी एक सदिश राशि है। ये क्या दर्शाती है? ये सदिश राशि, ये बी क्या दर्शाता है? बी दर्शाता है कि किसी क्षेत्र में, किसी बिंदु पर जो चुंबकत्व है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय प्रभाव है, उसकी तीव्रता कितनी है, ये हमें बी से पता चलता है। तो बी की वैल्यू से हमें क्या पता चलता है? किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर कितनी तीव्रता है किसी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो कितनी तीव्रता है, इसकी हमें पता चलता है बी की वैल्यू से। और इसकी मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हम लिख लेते हैं। इसका मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, क्या मात्रक होता है इसका? टेस्ला। टेस्ला इसका मात्रक होता है। क्यों होता है टेस्ला मात्रक? टेस्ला एक साइंटिस्ट थे जिनके सम्मान में हमने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को टेस्ला रखा है। जैसे कि हमने न्यूटन रखा है फोर्स की यूनिट को, ठीक है, वैसे ही हमने यहां पर इसका यूनिट है टेस्ला रखा है। ठीक है, अच्छा, और क्या मात्रक होती है? अच्छा, टेस्ला क्या होता है? एक टेस्ला जो होता है, एक टेस्ला जो होता है वो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये वेबर क्या बोला है? वेबर है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको इसकी। अभी जब इसको बताना होगा मैं अच्छे से बताऊंगा। आप सिर्फ इतना याद रखो कि वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। मीटर स्क्वायर तो आप जानते हो, मीटर स्क्वायर एरिया की, क्षेत्रफल की यूनिट आपके पास मिल जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हो एक टेस्ला जो होगा वो किसी इकाई क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसके बराबर होगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप तो याद रखो क्या यूनिट होती है इसकी? टेस्ला। अच्छा, ये किस में होती है? ये एसआई में होती है। ये यूनिट किस में होती है? एसआई में। ठीक है, ये एसआई यूनिट है हमारे पास। अच्छा, और क्या होती है? और कौन सी तरह की यूनिट होती है? सीजीएस यूनिट होती है। तो सीजीएस में क्या बोलते हैं हम? सीजीएस में जो यूनिट होती है, इसकी बी की क्या यूनिट होती है? उसको हम बोलते हैं गॉस। क्या यूनिट होती है? गॉस। गॉस भी एक साइंटिस्ट है, गॉस का नाम तो आपने सुना ही है, गॉस लॉ हमने पढ़ा है पीछे, है ना। तो इसकी यूनिट होती है गॉस। और एक गॉस जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक गॉस होता है 10 की घात -4 टेस्ला के बराबर। 10 की घात -4 टेस्ला के
बराबर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूं अभी, ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी देर में आपको और अच्छी अच्छी बातें और थोड़ी बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, तो पहले छोटी छोटी बातें हम सीख लेते हैं। यूनिट क्या होती है? टेस्ला और गॉस। गॉस का मतलब होता है एक गॉस में होते हैं 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। गॉस एक यूनिट है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं पृथ्वी का। पृथ्वी की भी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। हम गॉस के अंदर उसको देखते हैं क्योंकि वो काफी कम होती है, काफी बहुत कम वैल्यू होती है उसकी, इसलिए हम उसको गॉस में मापते हैं। और बाकी जो हम काम करते हैं, जो हमारे पास ऐसा यूनिट है, जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, उसमें ज्यादातर टाइम हमें टेस्ला के अंदर ही यूनिट देखने को मिलती है, ठीक है। तो अच्छी बात है, टेस्ला में कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, उससे किसी में दे दो, हमें तो परिवर्तन आता है, किसी एक गॉस में 4⁻⁻ टेस्ला होता है, तो अगर नहीं भी दोगे तो हम इस हिसाब से कर लेंगे, हमें कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हुई भाई, ये हमें समझ में आया। तो हमें अब पढ़ना है बी के बारे में, बी के बारे में हमें देखनी है चीजें और क्या क्या कर सकते हैं हम बी में, ठीक है। ये का है बी, ये बी का है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है देखिए। अच्छा, बी को पढ़ने के लिए या चुंबकत्व को पढ़ने के लिए या चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ने के लिए हमें एक ऐसा चीज चाहिए, हमें एक ऐसी वस्तु चाहिए जो कि केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही हो। सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड या सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, ऐसी कोई चीज, अगर ऐसी कोई वस्तु हमें मिल जाए तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसी कोई वस्तु ले लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रही है और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बना रहा है, तो उसको पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो हम कठिन चीजें करना नहीं चाहते, कठिन चीजें हम बिल्कुल नहीं चाहते कठिन चीजें करें, ठीक है। और हमारे सिलेबस में जितनी भी चीजें हैं वो सब आसान है, ठीक है। तो हमारे जब सिलेबस में ही आसान चीजें हैं तो हम उसको और आसान करके पढ़ेंगे। तो हम कैसे समझते हैं? हम एक ऐसी वस्तु ढूंढते हैं, हम ऐसी चीज ढूंढते हैं जिसका जो उत्पन्न कर जो क्षेत्र उत्पन्न करे वो क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक हो और उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना हो रहा हो किसी भी तरह से। तो ऐसी वस्तु कौन सी? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, तब तक आप दिमाग पे जोर डालते रहिए और इसको देखते रहिए। तो ऐसा क्या है जो कि केवल बी उत्पन्न करे, ई उत्पन्न ना करे, ई उत्पन्न ना करे? क्या है भाई ऐसा कुछ? ऐसा क्या है? ऐसा है हमारे पास एक चीज है, हमारे पास ऐसी जो कि है एक स्ट्रेट नहीं, एक वायर, ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर। इसको हम क्या कहेंगे? एक करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ठीक है। धारा क्या क्या लिखा मैंने? धारा क्यों लिख दिया मैंने यहां पर? करंट कैरिंग वायर क्या है हमारे पास? जो बी उत्पन्न करे और ई उत्पन्न ना करे, ऐसा क्या है हमारे पास? करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर क्यों है ऐसा? ई उत्पन्न क्यों नहीं करता करंट कैरिंग वायर? ठीक है, एक ऐसा तार जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, वो ई उत्पन्न क्यों नहीं करता? तो देखोगे आप कि जैसे हम ये अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, जो भी हमने बात की है एक वायर की, तो उसके अंदर जितना चार्ज किसी क्षेत्रफल से, किसी काट क्षेत्रफल से किसी समय में अंदर जा रहा है, उतना ही चार्ज बाहर आता है, उतना ही आवेश बाहर आ जाता है। तो जो वो क्षेत्रफल है, जो वो एरिया है, जो छोटा सा एलिमेंट हम बात कर रहे हैं, उस एलिमेंट पर कभी चार्ज रहता ही नहीं है, कभी चार्ज टिकता ही नहीं है। अगर उस पर कभी चार्ज टिक नहीं रहा, कुल आवेश उसके ऊपर शून्य है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके द्वारा कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो हमें तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई। अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर रहा है ये, तो क्या उत्पन्न करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का प्रभाव उत्पन्न करेगा, जो कि हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बी चुंबकत्व। ठीक है, ऐसा तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ी थोड़ी सी करंट कैरिंग वायर के बारे में। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बी उत्पन्न हो रहा है, ई उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या चर्चा करना चाहते हैं, इसके अंदर क्या देखना चाहते हैं? चलिए धीरे धीरे आ जाते हैं यहाँ पर। हमें ये समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ बी है। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं मैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर बी है और ई नहीं है, तो क्या करें? तो आगे पढ़ें, आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें, कैसे करें भाई, बड़े मुश्किल फंस गए हैं हम बनाते हैं एक डायग्राम, पहले ऐसे करके एक तार बना लेते हैं, ठीक है।
ये हो गया है हमारा तार, और इसके अंदर हम धारा प्रवाहित करा लेते हैं। कितनी बोल देते हैं कि इसके अंदर से आई करंट, आई धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसके अंदर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं से आ रही होगी, धारा प्रवाहित हो रही है। हमें पता करना है कि किसी बिंदु P पर इस तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। इस तार के कारण नहीं, इस तार का एक छोटा सा हमने एक एलिमेंट लिया है जिसको मैंने बोला है डीएल। क्या बोला है? डीएल। ये इतना छोटा है कि ये जो डीएल आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, उससे अनंत छोटा है। कितना छोटा है? उससे इनफाइनाइट टाइम्स छोटा है। और इस डीएल के कारण मुझे पता करना है कि इस पॉइंट P पर, इस बिंदु P पर कितना विद्युत मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है क्योंकि हम विद्युत पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी, कितना चुंबकीय क्षेत्र B कितना यहां पर होने वाला है, जिसको मैं बोलूंगा क्या? डीबी। डीबी क्यों बोलूंगा? क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी कितना होगा? वो भी डीबी ही होगा। कितना होगा? वो भी डीबी ही होगा। चलिए अच्छी बात है, डीबी ही होगा तो डीबी ही निकाल लेंगे हम। अच्छा, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कहां से पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक नियम है जिसको हम कहते हैं बियो-सवार्ट का नियम या बियो-सवार्ट्स लॉ। ठीक है, बियो-सवार्ट्स लॉ। ये बायोट-सेवर्ट लॉ नहीं है, ये बियो-सवार्ट्स लॉ है। ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, इसको बियो-सवार्ट ही बोलेंगे। कई लोग इसको बायोट-सेवर्ट बोलते हैं तो वो गलत है। ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जी बोल लो, इसको समझ में आना चाहिए आपको कि ये क्या कह रहा है। बियो-सवार्ट लॉ क्या कहता है? वैसे एक लॉ है तो हम इसको, जैसे कूलम्स लॉ है, जैसे कूलम्स लॉ है, हम उसको प्रूव नहीं करते, हमने मान लिया है कूलम ने एक नियम दिया है और नियम दिया है उसके अनुसार हम उस पर काम कर लेते हैं। हमने कभी कोशिश नहीं करी कि हम उसको प्रूव करें। तो इसी तरह बियो-सवार्ट्स लॉ को भी हम प्रूव नहीं कर सकते। हम ये मानते हैं कि ये एक नियम है और नियम को हमें मानना पड़ता है, नियम कानून मान के चलना पड़ता है हमें। और ये नियम ये कह रहा है कि किसी भी छोटे से एलिमेंट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डीबी किसी भी बिंदु P पर, वो किसके बराबर होगा? वो म्यू नॉट बटे 4 पाई, कितनी पाई? 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटे आर क्यूब, इसके बराबर आएगा। ठीक है, जो डीबी होगा वो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटे आर क्यूब के बराबर आएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई खतरनाक स्टेटमेंट नहीं है ये। ठीक है, सिर्फ आपको याद करना है किस प्रकार से लिखा है। यहां पर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटे आर क्यूब के बराबर ये आएगा। ऐसा किसने बोला? बियो-सवार्ट ने बोला। दो लोग थे। ठीक है, बियो और सवार्ट, इन दोनों ने ऐसा मिलके बोला है। ठीक है, यहां पे म्यू नॉट बटे 4 पाई क्या है? म्यू नॉट बटे 4 पाई एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है जिसका मान 10 की घात -7 होता है, जिसका मान 10 की घात -7 होता है। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चलता है कि म्यू नॉट का जो मान होता है वो 4 पाई इंटू 10 की घात -7 होता है। ठीक है, म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट होता है एक नियतांक। जैसे कि एप्सिलॉन नॉट होता था, परावैद्युतांक होता था, वैसे ही म्यू नॉट भी हमारे पास एक नियतांक होता है जिसको हम पारगम्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यू नॉट को पारगम्यता। एप्सिलॉन नॉट को भी हम पारगम्यता ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं विद्युत पारगम्यता और इसको हम कहते हैं चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, ये दोनों ही पारगम्यता होती है, मतलब कितना विद्युत क्षेत्र या कितना चुंबकीय क्षेत्र किसी एरिया से या किसी जगह से निकल सकता है, कितना उसको अलाउ कर रही है कोई मीडियम, कोई या यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट हम लेते हैं वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए हम इसको बोलते हैं। तो कितना अलाउंस है, कितना अलाउ कर रही है ये वैक्यूम इसको निकलने के लिए, तो उसकी पारगम्यता होती है। वैसे ही कोई मीडियम होता है तो किसी मीडियम की जब हम बात करते हैं तो वो मीडियम उसको कितना अलाउ कर रहा है, कितना जाने दे रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं उस मीडियम की पारगम्यता। तो ये चुंबकीय और हमारे पास विद्युत स्थिर विद्युत पारगम्यता आ जाती है। अच्छा, इनका रिलेशन हम देखते हैं तो क्या होता है, इनका बहुत एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है, सी जो होता है वो 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सी जो होता है वो 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहां पर सी क्या होता है? सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जिसका मान कितना होता है? 3 × 10 की घात 8
मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कहां से आया, क्यों आया, इस पर कोई चर्चा नहीं, बस आपको याद रखना है कि ये आता है। ठीक है, कैसे आता है, क्यों आता है, इस पर हमें कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो सी का जो मान होता है 1/√μ0 के बराबर आता है। डायमेंशन एनालिसिस में कई बार आपको ये फॉर्मूला यूज करने को मिल जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, आपको पता है तो ये बता दीजिए। ये फॉर्मूला कई बार आपको यूज करने में आ जाता है, तो इसको याद रखना बहुत अच्छा है आपके लिए। हम वापस से आते हैं बियो-सवार के नियम पे। ठीक है, और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें सीखनी है, क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे तार की जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अच्छा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं उत्पत्ति, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति। टॉपिक आप डाल सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति। ठीक है, उसके बाद हम प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम द्विध्रुव के मैग्नेटिक डाइपोल चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ी सी फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, और फिर हम अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के बारे में चर्चा करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो हमने अभी स्टार्ट किससे किया, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति से हम भी शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहला क्या पढ़ा है, पहला हम पढ़ रहे हैं बियो-सवार्ट का नियम। बियो-सवार्ट का नियम, ठीक है, जो कि हमसे क्या कह रहा है कि किसी भी छोटे से एलिमेंट की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो μ0/4 I dl क्रॉस r बटे r³ के बराबर होती है। यहाँ पे dl क्या है और r क्या है, ये सच चीज हम समझते हैं आप। ठीक है, यहीं पे मैंने बना रखा है तो इसको यहीं पे लिख लेता हूँ। ये dl देखो, dl तो ये है, यहाँ पर जो इसकी लंबाई है dl है, और r ये इसका स्थिति सदिश है p पॉइंट का, जहां पर हमें पता करना है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र आने वाला है, वहां पर इसकी ये उसके r सदिश है। अच्छा, dl भी एक वेक्टर के रूप में मैंने दे रखा है, यहाँ पे dl क्रॉस r लिखा है। ऑब्वियसली जब मैं dl क्रॉस r लिख रहा हूं तो dl की भी कोई दिशा होनी चाहिए। तो dl की दिशा क्या होती है, dl की दिशा I की दिशा में होती है। dl और I की दिशा समान होती है, dl और I की दिशा। अब I एक सदिश राशि नहीं है, ठीक है, I लेकिन उसकी दिशा होती है, तो और dl की दिशा क्या हो, dl और I की दिशा समान होती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं dl किस दिशा में होगा, I की दिशा में होगा। ठीक है, तो आप क्या कैसे बनाओगे, आप इसको जैसे करंट उधर जा रहा है तो आप इसको एक एरो से इस तरफ ऐसे दिखा दोगे, dl की दिशा हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है, सीधी सी बात है, सिंपल सिंपल चीजें भी हम कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीजें, जो कि अच्छी चीजें हैं, जो कि थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी फॉर्मूला बेस्ड हो जाती हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं, जो कि थोड़ी सी कंसेप्चुअल बेस्ड हो जाती हैं, उसको हम धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। ये तो रटने वाली चीज है कि बियो-सवार्ट का नियम ही कहता है कि dB को μ0/4 I dl क्रॉस r बटे r³ के बराबर होता है। ठीक है, चलिए हम चीजें करते हैं और आगे। अच्छा, मैं मानूं कि ये dl जो है और ये r जो है, इनके बीच में एंगल है कुछ थीटा, मान सकते हैं, इसे मानने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिख रहा है साफ साफ उनके बीच में कोई एंगल है जिसको मैं थीटा मान लेता हूं। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि जो dB होगा, ये dB जो होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो परिमाण होगा, वो μ0/4 I dl साइन थीटा बटे r² के बराबर होगा। ठीक है, आप देखोगे कि एक r ऊपर से कट जाएगा, नीचे नीचे r² बच जाएगा। तो ये भी एक रूप है, ये भी एक रूप है इसका बियो-सवार्ट के नियम का, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं और परिमाण दे रहे हैं कि μ0/4 I dl साइन थीटा बटे r² के बराबर है। ठीक है, तो अच्छी बात है। इस रूप में अगर हमें ज्यादा याद रहे ना तो हमें अच्छा लगेगा, हमें थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा कि थोड़ा आसान सा फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, आइडियल साइन थीटा बटे r² आ रहा है। ठीक है, और हमें इसमें हम सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ परिमाण की बात कही यहां पर, तो हमें दिशा की बात अलग करनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो दिशा की बात है वो थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी, और हमें पता होना चाहिए कि किधर दिशा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किधर होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी एक सदिश राशि है, और सदिश राशि की दिशा होती है। तो dB की दिशा की बात करते हैं, या B की दिशा, किसी भी आप समझ सकते हो उसको, dB की दिशा की बात करते हैं, तो दिशा किधर होगी dB की, कैसे निकालेंगे हम dB की दिशा, क्योंकि एक सदिश राशि है। तो इसकी दिशा निकालने के लिए मैं आपको नियम बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल,
ये वही अंगूठा है जो एकलव्य से मांगा गया था, ठीक है। तो आप इस प्रकार से याद रख लेंगे। तो एकलव्य का अंगूठा अगर होता तो वो किस प्रकार निकाल पाता है इसकी डायरेक्शन को, तो हम देखेंगे। तो क्या कहता है सीधे हाथ के अंगूठे का नियम, सीधे हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है कि आपका जो अंगूठा है, ठीक है, कौन नहीं निकाल सकता है इसको, एकलव्य नहीं निकाल सकता, बाकी दुनिया में सब लोग निकाल सकते हैं कि आपका जो अंगूठा है सीधे हाथ का, सीधे हाथ का ही अंगूठा आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने सीधे हाथ का अंगूठा इस प्रकार रख रहे हो कि ये अंगूठा दर्शा रहा है कि आई की दिशा किधर है, तो आपकी उंगलियां जिस हिसाब से घूम रही हैं वो आपको दिशा बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में जा रही है। मैंने क्या बोला कि अगर आप अपना अंगूठा इस प्रकार रख रहे हो कि वो बता रहा है कि धारा किस तरफ प्रवाहित हो रही है, तो आपकी उंगलियां जिस प्रकार घूम रही हैं, जिस तरफ ये उंगलियां जो उस तरफ घूम रही हैं, वो दर्शा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, ठीक है। तो अब देखो, मैं अगर यहां पर रखता हूं, मेरा अंगूठा यहां पर रखता हूं, मैं अपना अंगूठा यहां पर रखा मैंने और अपने हाथ को मैं ऐसे यूं घुमाता हूं, ठीक है, ऐसे घुमाता हूं, उंगलियों के दिशा में घुमाता हूं मैं अपने हाथ को, तो अंगूठा क्या दर्शा रहा है, जिस दिशा में करंट जा रहा है, जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। उंगलियां क्या दिखा रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है। तो आप देखोगे कि इधर जो है बोर्ड के इस तार के इस तरफ जो है ये दिशा कौन सी है, बोर्ड के अंदर जाती हुई दिशा है। और अगर इधर से देखता हूं तो ये दिशा कौन सी है, अंगूठा भी ऊपर है, बोर्ड से बाहर आने वाली दिशा है। इधर अंदर जा रहा है, उधर बाहर आ रहा है। तो इस तार के चारों तरफ कुछ इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, कुछ इस प्रकार इस मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। जैसे कि ये चौक अगर मैं ले लूं, ये एक तार है, इसको मान लेता हूं ये तार है, इसके ऊपर की तरफ इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ये अंगूठा मेरा क्या दिखा रहा है कि धारा किधर जा रही है, और ये उंगलियां क्या दिखा रही हैं कि इस प्रकार से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक क्लोज लूप, एक बंद पथ बना रही है, ठीक है, एक बंद पथ बनाती है। इसके चारों और इसको चारों तरफ से कवर कर लेगी। और इधर से देखेंगे हम, तो इधर से हमें दिखेगा, मान लो कि मैं इधर वाला एरिया नहीं देख सकता, मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं इधर वाला एरिया देख पाऊं या पता कर पाऊं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। मेरे पास कोई साधन नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इधर का दिख सकता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ इधर का दिखता है तो मुझे क्या दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। इस पूरे बोर्ड में इस वाले हिस्से में मैं कैसे बना दूंगा, ये अंदर की तरफ दिखा दूंगा, अंदर की तरफ आ रही है। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ इधर वाला हिस्सा दिखता है, उधर वाला हिस्सा नहीं दिखता है, तो मुझे दिखेगा कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर आ रही है, ऐसे बाहर आ रही है, ऐसे बार बार बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमें दोनों तरफ का पता चल जाएगा। अच्छा, अभी अंदर बाहर दिखाया कैसे जाएगा, राइट हैंड थंब रूल से हमें ये तो समझ में आ गया कि अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। तो अंदर आने वाली दिशा हम किधर दिखाएंगे, अंदर आने वाली दिशा हम कैसे दिखाएंगे, जैसे कहां गया, किधर आ रही थी अंदर, इधर आपके पास अंदर आ रही थी, नहीं इधर तो बाहर है, उधर आपके पास अंदर जा रही थी। तो अंदर आप दिखाओगे क्रॉस से, ठीक है। आप जहां पर क्रॉस बना दोगे या क्रॉस बना हुआ आपको दिख जाएगा, उसका मतलब यह है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं, किसी भी दिशा की हम बात करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो उसकी दिशा अगर क्रॉस से दिखाई जा रही है तो वो बोर्ड के, यहां पर बोर्ड की बात कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी की बात करोगे, यहां पे हम जिस भी प्लेन की बात करते हैं, जिस भी प्लेन के अंदर तार रखा हुआ है, जिस प्लेन के अंदर तार रखा हुआ है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर लंबवत होगी, ठीक है, लंबवत होगी। और इसमें अंदर की तरफ तो हम क्या रखेंगे, लंबवत और अंदर की तरफ, लंबवत और अंदर की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो यहां पर मैं किस तरह दिखाऊंगा कि इस तरफ, इधर जितने भी पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ जाने वाली है। कैसी है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ जाने वाली, ठीक, इस तरफ अंदर की तरफ जा रही है। और इधर बात करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आने वाली है, आप इसको दिखाओगे एक डॉट से, एक डॉट को एक गोले में बंद कर दो, यहां पे क्रॉस को एक गोले में बंद किया आपने, यहां पर एक डॉट को आप एक गोले में बंद कर देंगे। ये क्या दर्शा रहा होगा, लंबवत भी होगी, कौन किसके लंबवत होगी, उस प्लेन के जिस प्लेन में तार रखा हुआ है, जिस प्लेन में, जिस समतल में तार है उसके लंबवत होगी, ठीक है, लंबवत और बाहर की ओर, लंबवत और बाहर की ओर, ठीक है। ये हमें पता चल जाता है यहां से कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालना है। या तो हम इस प्रकार से निकालें कि डीएल क्रॉस आर करके निकालें, डीएल क्रॉस आर करके देखें, लेकिन हम उस तरह से नहीं करेंगे। हम मैग्नीट्यूड इस फॉर्म में याद रखेंगे और दिशा निकालने के लिए हम ये राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अपनी भाषा में आपको लिखना पड़ेगा, आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है। आप बिल्कुल गारंटी से लिख सकते हो कि अगर मैं आपको डिक्टेट करूंगा तो आप उसको भूल जाओगे, लेकिन आप उसको अप्लाई करोगे, खुद की लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको 101% याद रहने वाला है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि अगर हमारा अंगूठा दिखा रहा है किस दिशा को, दिशा में, जिस दिशा में करंट जा रहा है, तो उंगलियां क्या दिखाएंगी, उंगलियां दिखाएंगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस दिशा में
है। मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में होगी ये हमारी उंगलियां दिखा रही होंगी, ठीक है। सीधे हाथ का अंगूठा ही हमें इस्तेमाल करना है, उल्टे हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें एक चीज हमें याद रखनी है। तो इधर हम मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे तो किधर होगी, इधर हर जगह यहां पर बाहर निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको दिखाई जाएगी मैग्नेटिक फील्ड है किसी क्षेत्र में तो वो किस प्रकार से है, कैसे है, क्यों है, क्या है, ठीक है। इस प्रकार से हमें दिखाया जाता है। चलिए हम और चीज़ों को आगे लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें इधर का तो लिख ही लिया ना, अपने इधर का मैं रब कर देता हूँ और आपको और चीज़ें समझाता हूँ। बीओ सवार का नियम हम पढ़ ही रहे हैं, इसको भी हटा ही देते हैं, पारगम्यता को भी, पारगम्यता। चलिए अच्छा, अगर इस प्रकार से हमारे पास तार रखा हुआ है, राइट हैंड थंब रूल के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक तार है जो इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से तार मैंने रखा हुआ है, समझ में आ रहा है किससे कैसे रखा है तार। तार क्या दिखा रहा है, तार इस प्रकार रखा हुआ है कि ये बोर्ड के अंदर जा रहा होगा, बोर्ड से ऐसे बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। ये तार निकल रहा है और डॉट क्या दिखा रहा है, डॉट दिखा रहा है कि जिसका डायरेक्शन है करंट का वो बाहर की तरफ है, बोर्ड से बाहर की तरफ ये डायरेक्शन आ रहा है करंट का। हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, किस प्रकार से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड बना पाएंगे, ठीक है। डॉट क्या है, ये एक तार है जो जिसको आपको इसका सिर्फ ऊपर का सिरा दिख रहा है, सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। जो काट क्षेत्रफल है सिर्फ वो नजर आ रहा है आपका, और आप जो डायरेक्शन है वो आप बाहर की तरफ, आपकी तरफ। अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं तो मेरी तरफ करंट आ रहा होगा, मेरी तरफ करंट आ रहा होगा, ये मैं समझ पा रहा हूं। मुझे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी ये मुझे पता करना है। इस केस में तो कैसे पता करेंगे भाई, क्या करें इसके अंदर, तो हम देख सकते हैं, हम लगाते हैं अपना राइट हैंड थंब रूल, हम ऐसे रखते हैं हाथ को, अंगूठा जो है वो बाहर की तरफ दिखाएगा, दिशा दिखाएगा किसकी, दिशा दिखाएगा ये हमारे करंट की, और उंगलियां दिखाएंगी क्या दिशा, उंगलियां दिखाएंगी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास, इसके चारों तरफ वृत्तीय पथ बना रही होगी, वृत्तीय लूप बना रही होगी, इसको लूप बोलते हैं हम, ठीक है। ये बंद पथ बना रही होगी जिसको हम लूप बोलते हैं। तो इस प्रकार से बन रहा होगा। डायरेक्शन किधर होगा, देखो उंगलियों के डायरेक्शन में, उंगलियां किधर है, इस तरफ, इस तरह डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखानी पड़ेगी। ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड हम दिखाएंगे, बाहर की तरफ आ रहा है करंट और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से हमें दिखानी पड़ेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रटना नहीं है, ठीक है। अगर बाहर आ रहा है तो आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करके ही लगाना है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास आने वाली है। इसी तरह से अगर मैं ऐसे तार को रखूं, ऐसे रखूं तार को अंदर की तरफ जाते हुए, अभी भी मैं अगर इसको देखूं ऐसे तो मुझे दिखेगा बोर्ड के अंदर जा रहा है और तार का जो करंट है वो भी अंदर की तरफ जा रहा है, तार का करंट जो है वो भी अंदर की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं अंगूठा रखता हूं अपना अंदर की तरफ तो उंगलियां कैसे दिखाएंगी, इस तरफ घूमती हुई दिखाएंगी। तो उंगलियां इसके चारों ओर इस प्रकार से बनाएंगी, ठीक है। और ये ऐसे इस तरफ, ठीक है, थोड़ा सा हिल गया है वो, लेकिन बराबर बराबर दूरी पर ही बनेगी। इसको हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इसको भी रटना नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज कब आएगा, क्लॉकवाइज कब आएगा, याद ही रखना है कि आपको राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना है, ठीक है। कंसेप्ट को याद रखेंगे, ऐसे याद रटेंगे नहीं हमको कैसे कैसे आ रहा था, ठीक है। अच्छा यहां पर आते हैं वापस से। तो हमने यहां देखा था कि इस तरफ तो अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड और इस तरफ बाहर आ रही है। और अगर मैं इसकी सीध में अगर कोई लाइन खींच देता हूं, जो मेरा डीएल जो सदिश है मेरा, अगर इसकी सीध में कोई लाइन खींच देता हूं तो इस लाइन पर कहां मैग्नेटिक फील्ड होगी यह मुझे आपसे पूछना है। तो इस लाइन पर कहां मैग्नेटिक फील्ड होगी यह आप मुझे बताएं। तो इसको बताएं, इसको देखें, इस पर चर्चा करें। तो यहां पर आते हैं, इसके ऊपर हम इस फॉर्मूले पे आते हैं। तो ये आइडियल साइन थीटा कैसे होगा, आप देखोगे, मान लो कोई भी मैं पॉइंट यहां पर ले लेता हूं, पी पॉइंट मान लीजिए, यहां पी लिया था मैंने, पी डैश पॉइंट में यहां पर मान लेता हूं। तो अब डीएल और पी के बीच में कितना कोण बन रहा होगा, अब डीएल और पी के बीच में 0 कोण बन रहा होगा, थीटा बराबर 0 के हो जाएगा। तो यहां पर जो डीबी का मान होगा, देखोगे साइन थीटा की वैल्यू आप 0 रखोगे, 0 थीटा की वैल्यू 0 रखोगे, साइन 0 0 हो जाएगा। ये पूरा ही जो हमारे पास वैल्यू आया है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारे पास डीएल वेक्टर है उसकी सीध में कभी भी मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं मिलेगा, यानी कि बी का मान 0 आ रहा होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, सिंपल वाले एक तार से देख लें। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रेट तार है, स्ट्रेट वायर है, बिल्कुल सीधा तार है, और इस सीधे तार के मैं इन वाले बिंदुओं पर बात करता हूं कि इसके इन वाले बिंदुओं पर कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके इन बिंदुओं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड
नहीं आएगा, क्योंकि ये डीएल की सीध में हो जाएंगे। आप डीएल कोई सा भी एलिमेंट ले लो, यहां पर डीएल ले लो, कोई सा डीएल ले लो, डीएल ले लो, यहां पर आप कुछ भी ले लोगे तो इस डीएल की सीध में जब आ जाएगी लाइन, तो यहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो पाएगी, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि थीटा का मान जो होगा वो 0 के बराबर होगा। और ये सत्य है, ऐसा होता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इसकी लाइन में नहीं बनती है। जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो होता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में जो भी चीजें हम पढ़ पा रहे हैं, हम ऐसी कोई भी चीज नहीं पढ़ रहे हैं अनुमान लगा के ऐसा होता होगा, ये प्रूव हो चुकी है सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजों पे काम हो चुका है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये सीख रहे हैं, इसलिए उसको सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं जो डीएल जो है, इस डीएल को हम देखते हैं, इस डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर भी होगी, इधर भी होगी, लेकिन इस लाइन पर नहीं होगी। इस लाइन पर इसका मान 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लिखते जाएं साथ साथ, और हम आगे चलते जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बियो-सवार्ट नियम के अनुप्रयोगों की, कि किस प्रकार से हम बियो-सवार्ट का नियम इस्तेमाल करके कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग आकारों पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। पहले हम चर्चा करते हैं हमारे तार के कारण, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर के कारण, बिल्कुल सीधे एकदम स्ट्रेट तार के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने छड़ के ऊपर चर्चा करी थी जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, तो हमने छड़ के ऊपर चर्चा करी थी, एक छड़ के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या विद्युत क्षेत्र बनता है। तो उस प्रकार ही हम इसको लेने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको वो अच्छे से आता है, पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार जाओ, उसको वीडियो को यहीं पॉज कर दो, वापस आओगे, लेकिन वापस आकर आप वापस आने से पहले आप उसको रिवाइज करके आना, उसको एक बार देख लोगे किस प्रकार से हमने उसका डेरिवेशन किया था, ठीक है। ये उससे भी आसान है, अगर आपको वो अच्छे से आता है तो ये बिल्कुल आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं कि हमारे पास एक तार है, बिल्कुल सीधा तार है, स्ट्रेट वायर, ठीक है। स्ट्रेट वायर क्यों लेते हैं हम, स्ट्रेट वायर क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि स्ट्रेट वायर सिंपल है। हम वही चीजें पढ़ते हैं जो कि आसान है पढ़ने में, मुश्किल चीजें हमें नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हमारे 11-12 स्टैंडर्ड या जे स्टैंडर्ड तक भी हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जो कि आसान है। अब मैं आपको बोलूं कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, बहुत मुश्किल काम है इसको निकालना, तो लेकिन स्ट्रेट वायर की वजह से निकालना बहुत आसान है हमारे लिए, इसलिए हम स्ट्रेट वायर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम आसान चीजें कर रहे हैं। आपसे कोई भी रैंडम आपको कोई भी आकार देकर नहीं पूछ रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड बता दो, आप वो नहीं कर सकते। इनको पता है कि आप स्ट्रेट वायर को कर सकते हो, इसलिए आपको स्ट्रेट वायर पूछा जाएगा, आपको ऐसे रैंडम कोई भी शेप नहीं पूछा जाएगा। तो स्ट्रेट वायर की बात करते हैं, हम स्ट्रेट वायर बना लेते हैं और स्ट्रेट वायर की वजह से पता करते हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी बिंदु पर। तो ये मेरा स्ट्रेट वायर है, बिल्कुल सीधा सीधा मैंने बना दिया है, ठीक है। मैं मानता हूं कि किसी बिंदु P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, इसकी वजह से, इस तार की वजह से। तो कैसे पता करेंगे, मैं बोलता हूं कि चलिए मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं जिसको मैं बोलता हूं, छोटा सा एलिमेंट जिसको मैं बोलता हूं डीएल, ठीक है। ये बहुत बड़ा बना दिया मैंने, इसको और छोटा मैं कर लेता हूं, ठीक है। एक एलिमेंट ले लेता हूं जिसको मैं बोलता हूं डीएल। ये डीएल छोटा सा एलिमेंट मैंने बना लिया है, ठीक है। हो सकता है आपको दिख भी ना रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है कि डीएल एलिमेंट बना भी नहीं बना है, बस हमें ये देखना है कि ये इसको यहां से मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। ये डीएल एलिमेंट से मैंने इस लाइन को, इस पी पॉइंट को यहां तक जोड़ दिया है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। और इससे एक लंबवत दूरी भी मैं ले लेता हूं कि इस पी पॉइंट से इस तार की जो लंबवत दूरी है वो है r। कितनी है लंबवत दूरी, मैंने कितनी ली है, r, ठीक है। इस चीज को हमें याद रखना है। और ये जो डीएल है ये इस दूरी से, इस पॉइंट से कुछ l दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, l दूरी पर है, ठीक है। और इसमें धारा इस प्रकार प्रवाहित हो रही है, I धारा इसके अंदर ऊपर प्रवाहित हो रही है। छोटी छोटी चीजें हम इसको मार्क करते जा रहे हैं। ये लंबवत है, ठीक है। और ये हम मान लेते हैं कि ये कोण है थीटा, ये थीटा कोण है जो कि डीएल बना रहा है। डीएल बना रहा है किसके साथ, पी, ये एंगल बना रहा है, ठीक है, डीएल पी पॉइंट पर, ठीक है। ये हमें पता चल गया, थीटा एंगल बन रहा है। चलिए अब हम देखते हैं, इसको करते हैं। हमारा बियो-सवार्ट का नियम क्या कहता है कि अगर इस डीएल के कारण मैं इस पी पॉइंट पर पता करना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो वो म्यू0 बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे r² के होगा,
ठीक है, जहां पर आर स्क्वायर क्या है, ये दूरी है, ठीक है, इसको अब मैं आर डैश लिख लेता हूं फिलहाल के लिए, ये आर डैश सदिश है, ये आर डैश दूरी है, तो ये आर डैश स्क्वायर यहां पर मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आर अब क्या लेने वाला हूं, अब मैं आर में लंबवत दूरी को लेने वाला हूं, ठीक है। तो इसकी मुझे एक ही बार जरूरत पड़नी है, तो मैं उसको आर डैश फिलहाल के लिए लेना है, मुझे आर की जरूरत बार बार पड़नी है, तो आर को मैं लंबवत दूरी लेके चलूंगा। आपको याद रखना है कि आर कौन सी दूरी है, आर लंबवत दूरी है। यहां पर बिल्कुल जब भी आप स्ट्रेट वायर लिख रहे हो, उसका डेरिवेशन कर रहे हो, तो आप यहीं पर लिख लो कि आर हम लंबवत दूरी को अब लेंगे, लंबवत दूरी को हम आर लेने वाले हैं। अब ये हमारी लंबवत दूरी हो जाएगी, म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर डैश स्क्वायर मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। अब यहां से देखोगे तो आर डैश का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहां मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा अभी, तो मेरे काम का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एल और आर के बीच में अगर रिलेशन देखता हूं मैं, तो एल बटे आर किसके बराबर होगा, एल बटे आर होगा हमारा टेन थीटा के बराबर। ये सब चीज मेरे काम आएंगी, इसलिए मैं पहले से लिख के रख रहा हूं। तो एल किसके बराबर होगा, आर टेन थीटा के बराबर। ये चीज मुझे पता चल गई है। चलिए अब क्या करें भाई, पता चल गई तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, अच्छा, ये थीटा मैंने जो लिखा है, यहां पर जो थीटा लिया है और वहां पर जो थीटा लिखा है वो भी अलग अलग थीटा है। इसको भी मैं थीटा डैश कर लूं फिलहाल के लिए, है ना, ये थीटा डैश है, इसको भी आर डैश कर लिया, इसको थीटा डैश कर लिया, वो थीटा अलग है, वो थीटा अलग है। आपको मैंने बताया था कि डीएल और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल था वो मैंने थीटा लिया था। हम फिर से इसको बनाते हैं, यहां पर थोड़ी सी जगह ले लेते हैं और यहां पर इसको बना लेते हैं, ठीक है। ये जो मैंने तार बनाया था इस प्रकार से मैंने तार बनाया था, यहां पे जो डीएल लिया था और पॉइंट पी, ये पॉइंट पी लिया था, ठीक है। तो डीएल और आर के बीच में जो एंगल था ना, वो थीटा के बराबर था। आप देख सकते हो वो अलग एंगल, यहां पे जो थीटा मैंने लिया है ये थोड़ा सा अलग लिया है, या फिर इसको मैं फाइव मान लूं तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। मैं इसको फाइव मान लेता हूं, ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको मैं फाइव मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा, अब थीटा कौन सा होगा इसके अंदर, ये अब थीटा होगा यहां पर, ये थीटा, ये एंगल है डीएल और आर के बीच में, डीएल और आर डैश के बीच में, बेसिकली यहां पर ये है थीटा। तो इस थीटा का मान पता करना चाहते हैं, इस थीटा का मान कितना होगा, तो आप देखोगे ये 90 डिग्री है, ये फाइव है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 180 माइनस 90 माइनस 5, 180 माइनस 90 माइनस 5, तो इसको हम लिख लेते हैं 180 माइनस 90 कितना होगा 90 माइनस 5, ठीक है। अच्छा, 90 माइनस 5 होगा, तो ये कितना है पूरा, तो ये पूरा पाई है, तो पाई माइनस 90 माइनस 5, ये मुझे थीटा मिल जाएगा। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, पाई माइनस 90 माइनस 5, यानी कि पाई बाय 2 माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये थीटा पाई बाय 2 प्लस 5, थीटा किसके बराबर आ गया मेरे पास, पाई बाय 2 प्लस 5 के बराबर आ गया। तो थीटा हम लिख लेंगे यहां से, कितना आया मेरे पास, पाई बाय 2 प्लस 5 के बराबर आ गया, ठीक है। चीज हमारे काम आने वाली है, इसलिए हम इसे लिख रहे हैं। तो थीटा हमें पता चल गया कि डीएल और आर के बीच में जो वेक्टर है, वो जो एंगल है वो पाई बाय 2 प्लस 5 के बराबर है। यहां वैल्यू रखते हैं, तो डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन पाई बाय 2 प्लस 5 बटे आर डैश का स्क्वायर, यानी कि आर डैश का स्क्वायर क्या लिख दूं मैं, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने यहां पर लिख दिया, आर डैश को हटा दिया, आर डैश का काम ही खत्म कर दिया, आर डैश का कोई काम ही नहीं, एल और आर के रूप में मुझे मिल गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए जो कि डीएल होना चाहिए, बाकी मुझे कोई और वेरिएबल नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास डीएल है, इस डीएल को भी मैं यहां पर अगर यहां से हटाना चाहूं, फाइव के रूप में अगर लेकर आना चाहूं इस पूरे को, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि यहां पर एल बाय आर जो है वो 10 फाइव के बराबर, एल बाय आर जो है वो 10 फाइव के बराबर है, ठीक है। तो इसको इधर लेकर आओ, यहां से क्या पता चलेगा हमें, एल जो है वो आर 10 फाइव के बराबर है। अच्छा, इसका अगर मैं अवकलन करता हूं तो डीएल किसका होगा, आर 10 फाइव का क्या होगा, सेक स्क्वायर 5 डी 5, डीएल इसका डिफरेंशिएट करें तो डीएल बराबर आर सेक स्क्वायर 5 डी 5 के बराबर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। वापस इसको यहां से ले लेते हैं, तो यहां पर वैल्यू रखते हैं, हमारे पास कितना बचेगा, डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल की जगह पे क्या रख दूं, आर सेक स्क्वायर 5 डी 5 साइन पाई बाय 2 प्लस 5 के उसके बराबर होता है कॉस 5 के बराबर, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नीचे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल की जगह पे क्या रख सकते हैं, आर 10 फाइव, एल की जगह पे मैंने क्या रखा, आर 10 फाइव, ठीक है। और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, 10 स्क्वायर 5 प्लस 1,
ये मेरे पास बन गया यहाँ पे। यही चीज हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे हम एक छड़ के कारण, वो भी यही, तब भी ऐसी ही चीज हमने वहां पर की थी। अगर आपको वो पता होगा तो आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि इसको एक बार रिवाइज कर लो। अगर अभी भी नहीं किया तो इसको एक बार पन्ने पलटो और रिवाइज कर लो। तो आई आर सेक स्क्वायर फाइव, वापस लिख लेते हैं एक बार, नीचे आप देखोगे कि आर स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव प्लस वन सेक स्क्वायर फाइव के बराबर होता है। ठीक है, कॉस फाइव कहां गया हमारा, ये सेक स्क्वायर फाइव कट गया और एक आर से कट गया है। तो डीबी किसके बराबर आ गया मेरे पास, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर कॉस फाइव डी फाइव। ठीक है, यहां पहुंच गए भैया हम, इस रिलेशन तक हम पहुंच गए हैं। इसी रिलेशन को हमें आगे हल करना है। अच्छा, इस रिलेशन को हल करने के लिए हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन हम करेंगे किसके साथ, लिमिट्स के साथ। तो लिमिट्स हमें लगानी पड़ेंगी। ऐसी लिमिट लगाएं कि पूरा तार हमारा कवर हो जाए। हमारे पास वेरिएबल क्या है, हमारे पास 5 वेरिएबल है, तो पूरा तार कवर करने के लिए हमें कैसे किस प्रकार लगा पाएंगे। तो यहां देखो, ये मेरा तार था, ये लंबवत दूरी है यहां से इसकी r, ठीक है, और तार का ये वाला सिरा अगर इस बिंदु से मैं जोड़ देता हूं, इस वाले बिंदु से, और ये वाला सिरा अगर इस बिंदु से जोड़ देता हूं, तो मेरे पास अगर इसको एंगल अल्फा मान लूं, इसको एंगल बीटा मान लूं, तो पूरा तार कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस बीटा से प्लस अल्फा की ओर जाना पड़ेगा। माइनस बीटा से प्लस अल्फा की ओर जाना पड़ेगा। ये देखो, माइनस बीटा से प्लस अल्फा की ओर जा रहा हूं, तो मेरा पूरा तार कवर हो रहा है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, इसका लिमिट क्या लगा देंगे हम लिमिट लगा देंगे। पूरे कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स को मैंने बाहर ले लिया। लंबवत दूरी नहीं बदलेगी, लंबवत दूरी उतनी रहेगी। आप कहीं से भी आप निकालोगे, इस बिंदु से आप निकालोगे तो लंबवत दूरी इतनी ही आपके पास आने वाली है। ठीक है, तो cos फाइव के बाद कहां से होगा, माइनस बीटा से प्लस अल्फा की तरफ हमें जाना होगा। तो b का मान हमें कितना मिल जाएगा, b का मान हमें 0 से, b का मान हमें b मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो b का मान हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर cos फाइव डी फाइव। तो cos फाइव का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन फाइव, कहां से कहां तक, माइनस बीटा से अल्फा तक। ठीक है, अच्छा, इसको वैल्यू रखते हैं, तो b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। तो साइन माइनस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, प्लस साइन बीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कितना लिख पाए, b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आपके टिप्स पे होना चाहिए, बिल्कुल आपकी फॉर्मूला बुक में जाने लायक क्वेश्चन वो फॉर्मूला है ये, आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। 3 सितारे मैंने इस पर लगा दिए हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बीच में मिस कर गया, बता देता हूं आपको कि हमने यहां पर समाकलन क्यों किया। समाकलन हम क्यों कर पाए, हम छोटे छोटे डीबी को, हर छोटे एलिमेंट की वजह से डीबी को ऐड करके 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 ये वैल्यू तक कैसे पहुंचे, हमने क्या मिस किया, यहाँ पर क्या कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए था। मेरे बैक ऑफ द माइंड था वो चीज। ठीक है, आपको भी पता है कि हमने क्यों किया है समाकलन। हम समाकलन इसलिए कर पाए हैं क्योंकि आप देखोगे कि पूरी तार की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आएगी। इस पॉइंट पे हर छोटे एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ 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 ही आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं भी डायरेक्शन अलग हो, तो हमें आसानी से जोड़ सकते हैं, हम इस चीज को आसानी से इसका समाकलन कर सकते हैं। वही इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने ये किया था, जब छड़ का हम कर रहे थे तो हमने 2 दिशाएं मानी थी। एक दिशा में हमने लिया था जो छड़ के लंबवत हो और एक छड़ के समांतर हो। ठीक है, हम अलग अलग करके उसको ऐड कर पाए थे क्योंकि उसमें दिशा अलग अलग आ रही थी। हर एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी उसकी दिशा अलग अलग आ रही थी, इसलिए हमने उसको घटक के रूप में किया था। यहां हम देख सकते हैं कि इसका घटक ही एक आ रहा है, इसका वैल्यू एक आ रहा है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर सीधे इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से हर एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो अंदर की तरफ ही आ रही है। अगर अंदर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से हमने उसको ऐड कर दिया, ऐड ही तो किया हमने। समाकलन का मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको यहां पर समाकलन कर पाए। ठीक है, हमने बिना सोचे इसका समाकलन कर दिया, लेकिन हमें बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि हम इसका समाकलन क्यों कर पा रहे हैं। वहीं अगर दिशा अलग अलग आती तो हम इस प्रकार समाकलन नहीं कर पाते, हमें घटक करने पड़ते। लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी हमें, हमारे पास दिशा समान आ रही है, उसके लिए इसीलिए ये फॉर्मूला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आसान हो जाता है। वहां पर एक और फैक्टर आ रहा था, उसको भी हमने 2 फॉर्मूले बनाए थे। यहां पर हमारे पास एक ही फॉर्मूला आ रहा है जो कि म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको लेकिन बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो इसको हटा देता हूं मैं, हटा के यहाँ पर लिख देता हूं चीजों को। क्या फॉर्मूला आया हमारे पास, एक सीधे तार की वजह से, एक स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है किसी बिंदु पर, वो कितनी आई है, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, स्ट्रेट वायर की वजह से। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अच्छा, यहां पे आर क्या है जो कि अच्छे से याद रखना है, वो लंबवत दूरी है। जिस बिंदु पर हमें चाहिए वहां पर लंबवत दूरी है, तार की लंबवत दूरी है जिस बिंदु पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज हमें अच्छे से याद रखनी है। लंबवत दूरी है, कौन सी दूरी है, लंबवत दूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए हम यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, अब इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं, तो हमें थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगेंगी। इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से। चलिए वैल्यूज ले लेते हैं, वैल्यू ले कर लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं हम। ठीक है, आइए देखिए हम इसको। आओ देखो भाई, एक तार है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सा एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। तार है, ठीक है, इससे यहाँ से दूरी आर है, ये दूरी आर ले लो आप। दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से, आई करंट फ्लो हो रहा है और कुछ जरूरत तो नहीं है। ठीक है, पॉइंट पी है, आपको पी पॉइंट पर आपको बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इससे सिंपल एग्जांपल नहीं हो सकता है, इसके लिए बिल्कुल बेसिक मैंने लिया है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, आपको थोड़ा सा वैल्यू समझ में आ रहा है इसलिए लिया है। ठीक है, तो लिखेंगे कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, करंट कितना है आई, लंबवत दूरी चाहिए, तो लंबवत दूरी कितनी दे रखी है मैंने, आर दे रखी है आपको। ठीक है, और ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन अल्फा बीटा कौन सा होता है, एंगल देख लेते हैं हम कि ये एंगल अगर 30 है तो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, दिस इज अल्फा, और ये एंगल विल बी 30 डिग्री, दिस इज बीटा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि हमें एंगल कौन से लेने हैं। आप अलग वो भी ले लेते हैं, तो इसमें इस केस में ठीक आया था क्योंकि वो वैल्यू ऐसे सेट है। ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है कि अल्फा ये वाला एंगल है, बीटा ये वाला एंगल है, इस पॉइंट के साथ एंगल है, इस लंबवत दूरी जो है उसके साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, हम वो नहीं ले रहे हैं कि वाला एंगल नहीं ले रहे हैं जो कि तार बना रहा है। ठीक है, हम लंबवत दूरी जो एंगल बना रही है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो साइन अल्फा इज साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बटे आर, साइन 60 का वैल्यू आप रख दो और साइन 30 का वैल्यू आप रख दो। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगा, इसको आप हल करके देख सकते हैं।